हम्म। सचिन कुमार, यस सर। आप ये बताइए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में रिजल्टिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? I is equal to I1 plus I2 plus 2 root under I1 I2 cos फाई। cos phi। यस आप बताइएगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? क्या चीज का सर? फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का होता है सर d लैम्डा बाई d। चलिए आप माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए बताएंगे इसके आगे। पीयूष सिंह, पीयूष सिंह, चलिए वो लगता नहीं है यहाँ पर अभी। शुभम राज, वो भी नहीं है। चलिए प्रियांशी, आप बताइएगा सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? तो 2 लैम्डा डी बाई ए। ठीक है, और उसमें ठीक है आप माइक ऑफ कर लीजिए। हो गया, याद करके रखे हैं। चलिए और किसी से पूछ लिया जाए। पहले अब थोड़ा थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद फिर पूछने का काम चालू रहेगा आगे फर्दर। देखिए हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ चुके थे, ठीक है? तो डिफ्रैक्शन में अब आगे क्या देखना है उसको देखते हैं। देखिए हम लोग डिफ्रैक्शन में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला निकाल चुके थे, क्या था? देखिए अब बाइडियसी यानी इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस समझ लीजिए। यानी कि डिफरेंस से आपको पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मतलब क्या दोनों में अंतर है, उसको समझ लीजिए, है ना? तो इधर हम लिख रहे हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का एग्जांपल था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है? और डिफ्रैक्शन का एग्जांपल है सिंगल स्लिट, ठीक है? तो दोनों में अंतर क्या है उसको बात को समझिए। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि इसमें जो होता है आपका 2 स्लिट होता है। कितना स्लिट होता है? S1 S2 2 स्लिट होता है और दोनों कोहेरेंट सोर्स होता है। उसके सुपरपोजिशन के चलते यहाँ आपका फ्रिंज विड्थ का पैटर्न बनता है। और इसमें क्या होता है, सभी फ्रिंज जो होते हैं इक्वल ब्रेथ के होते हैं, इक्वल विड्थ का होता है। यानी सभी फ्रिंज जो होता है इस तरह से ग्राफ होता है। और ये ग्राफ जो है इधर कौन सा, इधर टर्म इंटेंसिटी बताता है। इस एक्सिस पे कौन है? इंटेंसिटी है। और यहाँ पर तब तो मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ पर अगर इंटेंसिटी इस एक्सिस पर है आपका, इधर इंटेंसिटी है, यहाँ पर इंटेंसिटी घटते घटते 0 हो गया। तो यहाँ पर मैक्स बना था, यानी मैक्सिमा MAX लिख दिया है मैक्स। और यहाँ क्या बने था? मीन। फिर यहाँ पर क्या बना था? यहाँ पर बनेगा मैक्स, फिर यहाँ पर क्या बनेगा? मीन। मतलब एक इंटरवल पे एक बार। और फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आया था बीटा बराबर यहाँ आया था लैम्डा डी बाई डी आया था। और ये था आपका डी, ये था आपका स्मॉल डी, और बाकी वेवलेंथ था। जबकि सिंगल स्लिट में क्या आया है उसको समझिए। सिंगल स्लिट में यहाँ पर जो था आपका एक ऐसा है और एक ऐसा पैटर्न, बीच में ये पूरा जो है आपका ऐसे खाली है, यही स्लिट है आपका, एक ही स्लिट है इसमें।
और स्लिट का डायमीटर जो है आपका ए दिया हुआ है और इसके सेंटर लाइन से यहाँ पर बनेगा इंटेंसिटी और ये डी जो है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन है, फिनोमेना सेम है। यहाँ पर जो इंटेंसिटी का ग्राफ होता है वह ग्राफ ऐसा होता है, सेंटर वाला ऐसा होता है, उसके बाद थोड़ा छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर खत्म हो जाता है, यानी इस तरह से होता है फिर खत्म हो जाता है। यानी यहाँ पर सेंट्रल का जो इंटेंसिटी होता है ना, ये इंटेंसिटी इस सेंट्रल मैक्सिमा का सबसे ज्यादा होता है और इसका जो फ्रिंज विड्थ होता है, जैसे यहाँ पर मैक्स है फिर मिन है फिर मिन है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन यहाँ फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आता है 2 लैम्डा टी बाई ए आता है। कौन सा? सेंट्रल का, सेंट्रल फ्रिंज का ये आता है, दूसरे जगह का नहीं आता। बात समझ लिए, कहाँ का? सेंट्रल फ्रिंज का आता है वो। दोनों में डिफरेंस समझ लिए अच्छा से। और बाकी का आगे का आपको फ्रिंज विड्थ निकालना नहीं है, लेकिन लास्ट में हम बताएंगे इसका भी कंडीशन, है ना, जब क्वेश्चन में हम इसको समझाएंगे क्वेश्चन में क्या आता है। क्वेश्चन में कभी कभी एक आध बार पूछा है, उसका अलग से फॉर्मूला एक होता है ना, वो हम बताएंगे कैसे निकाला जाता है। लेकिन सिंपली आपको यही समझना है कि सिंगल स्लिट और डबल स्लिट में यही डिफरेंस है आपको मिलने, जो आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, यहाँ भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव हुआ है, वहां भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट में क्या क्या, अब मान लीजिए कि बोर्ड में आ जाता है डिफरेंस लिखने के लिए, तो पहले तो ये फिगर बना लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि बिना फिगर का काम चलेगा नहीं। और इस फिगर अगर बना लिए तो डिफरेंस इस फिगर में छुपा हुआ है। कहिए कैसे? 2 स्लिट एंड 1 स्पिन रिक्वायर्ड फॉर क्या? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए सामने दिख गया है कि 2 स्लिट और 1 स्पिन रिक्वायर्ड है एक्सपेरिमेंट के लिए। देख लिए ध्यान से, समझ लिए बात को। 2 स्लिट और 1 स्पिन, इसमें क्या लिखेगा? 1 स्लिट एंड 1 स्पिन रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट। देख लीजिए ध्यान से, यहां पर जो होगा ये भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, यह है सुपरपोजिशन ऑफ सुपरइम्पोजिशन ऑफ वेव इनकमिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स, इनकमिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्स। देख लिए 2 इनकम कोहेरेंट सोर्स से इनकमिंग है, ये भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव इनकमिंग फ्रॉम 2 पार्ट ऑफ सेम वेव फ्रंट। इसमें जो है सेम वेव फ्रंट के 2 पार्ट से आया था वेव और उसका सुपरपोजिशन है। देख लिए ध्यान से, अगर कोई कष्ट है तो बोलिए, एकदम सिंपल सिंपल। देखिए सब कुछ डिफिनीशन में क्लियर है आपको। अब इसमें लिखना है क्या, इसमें जो है ध्यान समझिएगा, इसमें जो है आपका हर एक फ्रिंज की चौड़ाई सेम होती है। ऑल फ्रिंजेस ऑफ सेम विड्थ, सारा फ्रिंज जो है क्या है? सेम विड्थ का है, सेम चौड़ाई का है। जबकि इसमें लिख सकते हैं फ्रिंज विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज मैक्सिमम
सेंट्रल मैक्सिमा का फ्रिंज विड्थ क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, और बाकी सब फिर घट जाएगा। इसमें इंटेंसिटी जो होगा हर एक फ्रिंज का सेम होगा। इंटेंसिटी ऑफ ऑल फ्रिंज इज सेम, बस समझ लीजिए, इंटेंसिटी ऑफ ऑल फ्रिंज इज सेम। इसमें इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इज मैक्सिमम, उसी तरह से लिख सकते हैं। इसमें इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इज मैक्सिमम। देखिए सारा टर्म जो हम लिखे हैं यहीं से देख के लिखे हैं, और भी डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं अपने मन से। हम तो 1 2 3 4 कर दिए हैं, और भी देख सकते हैं। इसमें जो है ना मिनिमा 100% बनेगा, इसमें मिनिमा 100% नहीं बनेगा। मिनिमा बनेगा लेकिन 100% वाला डार्क नहीं बनेगा, जबकि इसमें 100% वाला डार्क बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप, अब आपको दिमाग में समझ में आ गया होगा बात कि इंटरफ्रेंस का जो एग्जांपल है, मतलब एक्सपेरिमेंट है, वो YDSC। आपको YDSC या सिंगल स्लिट में डिफरेंस पूछे या इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस पूछे, तो आपको हर हाल में यही लिखना है। देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए मेरी बात को, है ना। हम ज्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बात समझ में आ गया होगा क्लियरली कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आखिर। देख लीजिए गौर से, किन्हीं को कोई अगर कष्ट हो, कोई परेशानी है कहीं यहाँ से, तो हमको बतलाइए, हम उनका परेशानी दूर करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलिए, अपना परेशानी बतलाइए। किन्हीं को कोई परेशानी नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, आखिर क्या है यहाँ पर जो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, है ना, तो इसको मिटा दूं। तो अब समाप्त हो गया। अब आपको क्वेश्चन की बारी है, ये असाइनमेंट निकाल लीजिए, उसका क्वेश्चन करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, डिफ्रैक्शन में देखिए, इसमें डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन का क्वेश्चन मिला हुआ है, इसलिए जो जो कहेंगे वही बनाना है अभी आपको। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाइए। नीट 2016 में 5 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर तो देख लिए थे। 5 6 बनाइए, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है, फिर हम क्वेश्चन बतलाते हैं। 5 और 6 बनाना है, समझ लीजिए, है ना। देखिए ये जो है आपका एक स्क्रीन है आपका, ये क्या है, स्क्रीन है आपका, और क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए प्लेस इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ। एक स्लिट जो है ना,
लेंस के जस्ट आगे रखा गया है। तो लेंस को रखने से क्या होता है ना, ये लेंस अगर रखे हैं जस्ट उसके बगल में रखा गया है, तो लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, वह आपका डी का काम करता है। किसका काम करता है? डी का। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन का काम करता है, क्योंकि लेंस का काम है फोकस करना। क्या करना है? फोकस करना। क्योंकि जब भी आएगा तो इधर से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है। याद कीजिए, डिफ्रैक्शन में हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट की बात किए थे सिंगल स्लिट में, यानी प्लेन वेव फ्रंट आता है। तो अब प्लेन वेव फ्रंट आएगा अगर लेंस पर, तो लेंस पर आएगा तो कहाँ फोकस कर देगा आपको? अपने फोकस पर ही अपना क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। जब अपने फोकस पर वो इमेज बनाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका फोकल लेंथ डी का काम करेगा। सबसे पहला कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब वेवलेंथ दिया हुआ है आपका 60 सेंटीमीटर, यानी कि एफ इक्वल टू डी बराबर 60 सेंटीमीटर है। कितना है? 60 सेंटीमीटर है। जबकि वेवलेंथ जो आपका दिया हुआ क्वेश्चन है 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर दिया हुआ है। The distance of first dark band of diffraction pattern from the center of the screen is, कहां पर होगा ये आपको निकालना है, फर्स्ट डार्क का। तो फर्स्ट डार्क आप बताइए, ये पोजीशन निकालना है फर्स्ट डार्क का। तो फर्स्ट डार्क कहां पर बना था ये आपको याद है? बोले थे ना कि पहला तक ही क्वेश्चन आपके सिलेबस में आता है जनरली, है ना? कहां तक? फर्स्ट तक का ही आता है। तो फर्स्ट डार्क कहां बना था ये निकालना है आपको। तो बाई बराबर क्या था पोजीशन? लेमडा डी बाई ए था। देख ली ध्यान से, लेमडा डी बाई ए था फर्स्ट डार्क का। मतलब सेंटर से यहाँ से जो फर्स्ट डार्क का दूरी था वो कितना था? लेमडा डी बाई ए था। तो लेमडा डी बाई ए था। तो जरा गौर कर लीजिए, लीनियर अपर्चर इसका 0.02 सेंटीमीटर दिया था। सब सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है और आंसर भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में रहने दीजिए। 5 इंटू 10⁻⁵ और डी जो है 60 सेंटीमीटर है, और ए भी जो है आपका 0.02 सेंटीमीटर है, 0.02 सेंटीमीटर है। तो देखिए इसका 2 जीरो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2 और 1 3 जीरो, ये गायब हो जाएगा और हो जाएगा 15। काटिएगा तो, और 3 जीरो गायब हो 10⁻⁻², यानी कि 0.15 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो कोई कंफ्यूजन है, कोई कष्ट है तो बोलिए। कोई कंफ्यूजन है, कोई कष्ट है तो बोलिए। ये कितना नंबर क्वेश्चन है? ये तो पता नहीं है। सब समझ में आ गया ना बात हम क्या कहना चाह रहे हैं? जो क्वेश्चन में देखिए क्या क्या डाटा दिया था वो सोच लीजिए। आपको एक नया टर्म आ गया था ये, और इसको हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। आपको एक फार्मूला मैं लिख के बताता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। यहाँ पर एक चीज उल्टा होता है। अब एक कंसेप्ट सिखाते हैं नोट पॉइंट में, ये थ्योरी में नहीं बताते हैं। नोट पॉइंट में क्या याद रखना वो समझ लीजिए पहले आपको अच्छी तरह से। आप लोग जानते होंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हम लोग YDSE में फॉर्मूला पढ़े थे, वो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है आप लोग को याद है? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए किसका? कंस्ट्रक्टिव इंटर, हाँ बोलिए। देखिए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो, हाँ समझ गए हैं, एन लेमडा, है ना? तो जो देखिए हम लिख देते हैं YDSE में, YDSE और सिंगल स्लिट, एक डिफरेंस क्या है वो भी समझ लीजिए। इसका उल्टा डिफरेंस है ये। यहाँ जो होता है फॉर कंस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर मैक्सिमा के लिए, यानी मैक्सिमा मतलब कंस्ट्रक्टिव होता है, याद कर लीजिएगा। पाथ डिफरेंस जो होता है एन लेमडा होता है, ये बात को याद कर लीजिएगा। और पाथ डिफरेंस यानी कि ए साइन थीटा या डी साइन थीटा आया था इक्वल टू एन लेमडा होता है, याद कर लीजिए। और फॉर मिनिमा के लिए जो होता था, याद कीजिए क्या होता था मिनिमा के लिए, बताइए आप। पाथ डिफरेंस
अगर आप 2n-1 लेते थे हम लोग 2n-1 और लेमडा बाई क्या लेते थे 2 और n का वैल्यू हम लोग 1 2 3 ऐसे चालू करेंगे। अगर आप 0 चालू करेंगे तो यहाँ 1 लीजिएगा। लेकिन हम जो भी दिक्कत है, लेकिन मिनिमा के लिए तब तो पाथ डिफरेंस होता था d sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा फॉर मिनिमा के लिए। ये भी पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आया था, याद कीजिए। d sin थीटा इक्वल टू होगा 2n-1 लेमडा बाई 2 होता था, याद कर लीजिए फॉर्मूला। याद है कि भूल गए हैं? देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर उसका उल्टा होता है सिंगल फीट में। और मिनिमा के लिए जो होता है ना, मिनिमा लिख रहे हैं ऊपर, याद कर लीजिएगा, मिनिमा लिख रहे हैं। मिनिमा के लिए ये होता है x बराबर n लेमडा और d sin थीटा, यहाँ d के बदले क्या आया था? a sin थीटा आया था। a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा होगा फॉर्मूला। और फॉर मैक्सिमा के लिए जो होगा, मैक्सिमा के लिए जो होगा आपका उसी तरह से a sin थीटा इक्वल टू होगा 2n-1 लेमडा बाई 2। सोच लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। यानी सेंटर वाला पॉइंट को छोड़ करके बाकी जहां भी YDAC में डबल स्लिट में मिनिमा बनता था वहां पर वहां मैक्सिमा बनेगा, और जहां मैक्सिमा बनता था वहां मिनिमा बनेगा सिंगल स्लिट के केस में। दिमाग पर थोड़ा स्ट्रेस डाल करके इस फॉर्मूला को ध्यान में रख लीजिए। और याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले आपको YDAC का याद है तो उसका उल्टा उसमें याद करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा कोई टेंशन भी नहीं होगा। इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। कहाँ से आया, क्यों आया, ये जानने की जरूरत नहीं है। और ऐसे हम उसको प्रूफ किए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। तो हम मिनिमा के लिए जब प्रूफ किए थे तो याद कीजिए a/2 और λ/2 किए थे तो a sin थीटा इक्वल टू आया था लैम्डा, फॉर्मूला याद कर लीजिए। हम प्रूफ किए थे इस फॉर्मूला को पिछले क्लास में। लेकिन वहां चूंकि n के लिए नहीं पढ़ना था सिलेबस में, इसलिए n की बात नहीं करके सीधा पहला मिनिमा की बात किए थे। तो n का वैल्यू 1 ले लिए थे और a sin थीटा इक्वल टू लैम्डा नहीं आया था, और sin थीटा इक्वल टू λ/2 a नहीं आया था फॉर्मूला का, डेरिवेशन के दौरान आया था। लेकिन आपको रहस्य का बात ये याद रखना है, मिनिमा के केस में यहाँ पर a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा होगा, और मैक्सिमा के केस में a sin थीटा इक्वल टू होगा 2n-1 λ/2, जो कि YDAC वाले फॉर्मूला से सीधा रिवर्स मैनर में है, उल्टा कंडीशन है सीधा। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं उस फॉर्मूला से ही बता सकता हूँ। हाँ बोलिए। सिंगल सीट वाला में जो है सो इनका सर वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? आप 0 से शुरुआत करते हैं, अगर यहाँ प्लस कर दें, यहाँ 1 से शुरुआत की, 1 से नहीं सर, मैक्सिमा वाला में 1 से 1 से सर सबसे 1 से सब जगह चालू होगा, इसीलिए तो 1 से वाला लिखे हैं। देखिए यहाँ n1 लिखे थे, n1 बड़ा फॉर्मूला चालू किए थे सब। देखिए सिंपल सा बात याद रख लीजिए, उससे आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, है ना, उसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो था ना उस फॉर्मूला से बनेगा। देखिए आपको पोजीशन निकालना था ना कितना, देखिए हम उससे उधर से बनाते हैं, इस फॉर्मूला से आपको फर्स्ट मिनिमा का पोजीशन निकालना था, तो a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा लिख लीजिएगा, और sin थीटा tan थीटा बराबर होता था, देखिए a sin थीटा इक्वल टू n लेमडा। आप पहला मिनिमा के लिए 1 लीजिएगा, और sin थीटा tan थीटा के बराबर होता है, तो पोजीशन जब निकालिएगा तो ये अगर थीटा है तो बाई बाई डी हो जाएगा sin थीटा या tan थीटा, यानी a इंटू बाई बाई डी इक्वल टू लेमडा। तो बाई इक्वल टू लेमडा डी बाई ए नहीं आ गया? देखिए तो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला, बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। और तब 6 नंबर क्वेश्चन फिर आप ही बनाइए। अभी हम 5 नंबर बताए हैं, 6 नंबर आप बनाइए जल्दी से। हम बोर्ड पर ये रहने दे रहे हैं, हम नहीं मिटा रहे हैं, लेकिन 6 नंबर के लिए अब 2 मिनट से ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा, और जरा ध्यान से समझ लीजिएगा बात को। शायद हो जाएंगे।
असाइनमेंट। देखिए क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आप लोग से अब बन गया होगा, अभी अभी हम बात बता दिए हैं। देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे पूछा जाता है, 16 में पूछा है ना, फिर मतलब हमको देख लीजिए ध्यान से यहाँ पर, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट विथ ए फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्व्ड एट 30 डिग्री व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ इंटरैक्ट इंसिडेंट ऑन द, तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ कितना होगा ये बताना है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये सिंगल स्लिट है आपका ऐसे, और यहाँ से फर्स्ट मिनिमा जो मिला है, पहला मिनिमा, ये पहला मिनिमा मिला है जो 30 डिग्री पर पहला मिनिमा मिला है, मिनिमा है ये, क्या है, मिनिमा जो पहला मिला है 30 डिग्री पर मिला है यहाँ से। तो अब आप जानते हैं ए साइन थीटा इक्वल टू लेमडा हो जाएगा, यहाँ फर्स्ट मिनिमा है तो एन के बदले 1 ले लीजिएगा। तो ए साइन 30 डिग्री इक्वल टू लेमडा आ गया, साइन 30 हाफ होता है, तो आने के यहां से आ गया a/2 इक्वल टू लेमडा, इक्वेशन नंबर पहला। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए यहाँ पर, और आपको वेवलेंथ दिया हुआ है कि कितना है ना, वेवलेंथ क्या दिया है आपको, दिया हुआ है कि वेवलेंथ जो है 5000 एंगस्ट्रॉन है, यानी a बराबर हो गया 2 लेमडा 2 गुने 5000, यानी कि 5000 यानी कि 10,000 हो गया आपका एंगस्ट्रॉन हो गया, क्या इसका ए का चौड़ाई हो गया। तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये जो ऑब्जर्व है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका, होता है ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है 2n+1 लेमडा बाई 2, और सेकेंडरी लीजिएगा तो 2 लीजिएगा, तो 2 लीजिएगा तो क्या होगा आपका 3 हो जाएगा लेमडा बाई 2, तो यानी कि साइन थीटा बराबर यहाँ से आ जाएगा 3 लेमडा बाई 2 इंटू ए, तो ए बराबर कितना था आप समझ लीजिए 5000 प्लस, देखिए ये 3 और लेमडा बराबर क्या था 5000 एंगस्ट्रॉन और 2 इंटू 10,000 एंगस्ट्रॉन, तो आप बताइए 2 बार का कट गया, यानी थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा आपका 3 बाई क्या हो जाएगा 4, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 3/4। देख लीजिए गौर से समझ लीजिए, अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए। देख लीजिए बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको जो, तो कोई कष्ट नहीं तो हम आगे बढ़ जाते हैं फिर से। चलिए 7 नंबर तो आप देख ही लिए थे, बन गया था आपसे है ना। तो चलिए आप बनाइएगा 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बनाइए। नाइन नंबर 10 नंबर बनाइए। नाइन 10 12 3 क्वेश्चन बनाइए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे 9 10 12, 9 10 12 लिख देते हैं यहाँ, 9 नंबर 10 नंबर और 12 नंबर 3 क्वेश्चन बनाइए डिफ्रैक्शन का, 9 10 12। बहुत लोग बना के भेजे हैं क्वेश्चन, हम देख भी लिए हैं है ना, बहुत लोग नहीं भेजे भी हैं। बन गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में 9 नंबर में क्या था, 9 10 और 12 बोले थे बनाने के लिए, 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में क्या था, पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ x इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, अ डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट वेव। ये सब कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सब लंथन बात दिया हुआ है। एट द सेकेंडरी मिनिमा of the diffraction pattern, phase difference between ray coming from two edge of the slit, दो एज ऑफ स्लिट हम बोले थे आता है, तो सेकेंडरी मिनिमा जहां बनेगा सेकेंडरी मिनिमा, तो मिनिमा का फॉर्मूला होता है पाथ डिफरेंस बराबर
क्या होता है, आप ही बताइए। पाथ डिफरेंस बराबर क्या होता है, n लेमडा होता है, आप पढ़े थे। यानी कि यहाँ पर पाथ डिफरेंस आप निकाल लीजिए कि कितना आ रहा है। तो आपका कौन सा बन रहा है, सेकेंडरी मिनिमा, यानी पाथ डिफरेंस जो आ रहा है कितना आपका, सेकेंडरी के लिए आपका 2 लेमडा हो जाएगा। एक जानते फेज डिफरेंस बटा 2 पाई इक्वल टू पाथ डिफरेंस बाई वेवलेंथ, इसलिए फेज डिफरेंस बराबर होगा x बाई लेमडा और इनटू क्या 2 पाई। तो देखिए 2 लेमडा यहाँ पुट कीजिएगा तो फाई बराबर आ गया 4 पाई, यानी सेकेंडरी मिनिमा जहां बनेगा वहां पर फेज डिफरेंस कितना होगा आपका, 4 पाई का होगा। कितना का होगा, 4 पाई का होगा। और कोई परेशानी है तो बोलिए, समझ में आ गया कि किन्हीं को कष्ट भी है। देख लीजिए फार्मूला लगाए हैं सिर्फ, और ज्यादा कुछ नहीं किए हैं। एक फार्मूला ये है और एक फार्मूला ये है, और दोनों फार्मूला आपको याद है, हमें पता है, बन गया था। देख लीजिए। अब 10 नंबर में आते हैं, 10 नंबर भी था क्वेश्चन आपका। देखिए जेई एडवांस में ये पूछा क्वेश्चन है, कहता स्लिट विथ डी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.5 मीटर, illuminated narrow slit with light of wavelength इतना, the diffraction pattern on either side of central diffraction maxima are separated by इतना, the width of d of the slit is। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया फिर से आपका। अभी हम जो फार्मूला बताए थे देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर ये YDSC में जाती सिंगल स्लिट में जो फार्मूला था वहां पर क्या बोले थे, फोकल लेंथ जो होता है डी के बराबर होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा केवल। बाकी आपका क्वेश्चन बन गया। आपको क्वेश्चन में कह रहा है फ्रिंज विड्थ है, द विड्थ ऑफ डी, तो फ्रिंज विड्थ कहता है, देखिए इसमें एक लैंग्वेज दिया है, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ऑन आइदर साइड सेपरेटेड बाई इतना, मतलब ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है और मिनिमा यहाँ एक बन रहा है और एक मिनिमा इधर बन रहा होगा। तो कहता आइदर साइड जो मिनिमा बन रहा है वो सेपरेशन में जो है यहाँ से द डिफ्रैक्शन, द फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा आर सेपरेटेड बाय 2 into 10 to power minus 3, यानी इसके बीच का दूरी है 2 into 10 to power minus 3 मीटर दिया हुआ है। देख लीजिए ध्यान से। तो बीटा फ्रिंज विड्थ बराबर क्या हो गया आप समझ लीजिए, या मैक्सिमा से मिनिमा की दूरी जो फार्मूला वही समझ लीजिए। तो इस केस में फ्रिंज विड्थ बीटा बराबर होता था 2 लेमडा डी बाई ए होता था, याद कर लीजिए। और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग फ्रिंज विड्थ कहते थे। तो फ्रिंज विड्थ जो हो गया 4 into 10 to power minus 3 हो गया, इक्वल टू 2 हो गया, लेमडा हो गया। लेमडा जो दिया हुआ वेवलेंथ वो दिया 5.89 गुणे 10 to power minus 7, 5.89 into 10 to power minus 7, और डी जो होता है फोकल लेंथ के बराबर होगा 0.5, तो ये 0.5 है बाई ए। अब आपको यहाँ से ए नहीं निकल जाएगा गुना भाग करके, देख लीजिए ध्यान से, समझ लीजिए बात को, ए निकल जाएगा आपसे। अब तो वहां से ए निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा ए जो निकलेगा यहाँ से। फिर 12 नंबर भी बोले थे बनाने के लिए, 12 नंबर भी, ये भी जे एडवांस में आया क्वेश्चन है। कहता बीम ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर from the distance source fall on a slit of 1 mm width, resulting diffraction pattern observed on a screen 2 meter away. The distance between the first dark fringe on either side of central bright fringe is। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस निकालना है, तो आपको बीटा पहले निकाल लीजिए। तो बीटा और क्या होता है 2 लेमडा डी बाई ए होता है, लेकिन आपको मैक्सिमा और फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा के बीच की दूरी क्या होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट डार्क, यानी फर्स्ट मिनिमा इक्वल टू क्या होता है लेमडा डी बाई ए होता है। वैल्यू पुट कीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ दिया हुआ है आपका कैपिटल डी दिया हुआ है, स्लिट की चौड़ाई भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। आप बताइए क्वेश्चन बनेगा डिफ्रैक्शन का कि नहीं बनेगा। डिफ्रैक्शन का इतना ही क्वेश्चन है, फिर पोलराइजेशन का क्वेश्चन है इसमें। अब आप लोग खुद सोचिए कि डिफ्रैक्शन YDSC में क्या समझ रखे हैं।
कैसे क्वेश्चन बनाया जाएगा उस पर थिंकिंग कर लीजिए, और उसका जो भी एग्जाम का क्वेश्चन आया आप उठाइए, गारंटी के साथ आपसे बनेगा क्वेश्चन। बस इतना ही याद कर लीजिए। केवल आपको देखिए, जहां से इंटेंसिटी पढ़ाना चालू किए हैं उसको रिवीजन कर करके आप जो भी क्वेश्चन में हाथ लगाइए अब आपसे बन जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, और इस चैप्टर में कहीं आगे पीछे से दूसरे जगह से एंट्री नहीं है, सेपरेट चैप्टर है। यानी आप देखिए, इंटरफ्रेंस मतलब इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला था I=I1 + I2 + 2√I1I2 cos थीटा, दूसरा YDSC, और तीसरा डिफ्रैक्शन में सिंगल स्लिट। इस तीन का फॉर्मूला याद करने में हमको नहीं लगता है 10-15 मिनट से ज्यादा आपको लगेगा। और अगर याद कर लिए तो हर एक एग्जाम में हर एक बार एक क्वेश्चन तो मिनिमम, और आपका भाग साथ दिया तो 2 क्वेश्चन, यानी सोच लीजिए। और जेई एडवांस में अगर 2 क्वेश्चन बना दिए तो आपका 8 नंबर रहेगा। 8 नंबर में जानते हैं आपका कट ऑफ पार है ओबीसी वाला का। ओबीसी वाले का कट ऑफ रहता है 8-9 नंबर, SC/ST वाले के उससे नीचे, जनरल वाले का रहता है 12-15 नंबर। सोच लीजिए। तो इस चैप्टर को एकदम नहीं छोड़ना है, चाहे किसी कंपटीशन में आप हो। अगर यहाँ छोड़ दिएगा तो समझिए कि ये एकदम लॉस है। जितना मेहनत हम लोग न्यूटन लॉ और इस सब में करते हैं ना, उतना मेहनत अगर इसमें कर दें तो कितना भी भयानक क्वेश्चन क्यों नहीं आए, वो क्वेश्चन बन ही जाएगा हर हाल। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है पोलराइजेशन। तब पोलराइजेशन क्या होता है उस बात को समझते हैं, है ना, तब फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है तो हमको बोलिए, हम आपके साथ हैं, है ना, बोलिए। कुछ नहीं बोलना है तो हम ही चलते हैं आगे। देख लीजिए, बात को समझ लीजिए, आपको कष्ट नहीं होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। एक क्वेश्चन तो निश्चित हर हाल में यहाँ से आएगा ही, हर बार आया है। आप एग्जाम देने जाएंगे तो भी आएगा, आप नहीं दीजिएगा तो भी आएगा, लेकिन आएगा एक क्वेश्चन। और इसमें अगल बगल से कहीं कोई कष्ट नहीं है, बस इतना ही समझ लीजिए। और एक एक नंबर उठाना मुश्किल होता है कंपटीशन में। तो फिजिक्स में कुछ ही टॉपिक ऐसा है जो श्योर एंड सर्टेन नंबर आता ही है हर हाल में, उसमें से एक टॉपिक यही था। आज एक टॉपिक और अभी बचा, पोलराइजेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है ना, और ये भी दूसरे जगह से मतलब नहीं है रखता है ना। क्या पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। देखिए, नीट तो यहाँ तक पूछ दिया है कि किस वेव का पोलराइजेशन होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है। तो किस वेव का पोलराइजेशन होगा और किस वेव का पोलराइजेशन नहीं होगा, तो ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पोलराइजेशन होगा। इस बात को याद कर लीजिए, क्योंकि पोलर प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की है, पोलराइज करना इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में साउंड वेव का पोलराइजेशन नहीं होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये लाइट जो है ना, ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसीलिए पोलराइजेशन की बात होता है यहाँ पर। और ऐसे एक बात और समझ लीजिए, पोलराइजेशन किस वेव का होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का होगा, ट्रांसवर्स वेव का होगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का पोलराइजेशन नहीं होगा। किसका होगा, ट्रांसवर्स वेव का पोलराइजेशन होगा। तो कैसे सर पोलराइजेशन पोलराइजेशन बोल रहे हैं, पोलराइजेशन होता क्या है आखिर, है ना। तो लाइट के केस में अगर पोलराइजेशन समझना है तो सिंपली समझ लीजिए। एक बात आप बताइए अच्छी तरह से, अभी गर्मी का मौसम है, बहुत तेज धूप रहता है। कितना रहता है, बहुत तेज धूप रहता है। जब बहुत तेज धूप रहे तो बाहर जब रोड पर पैदल चल रहे हैं तो चश्मा लगा के चलने में मजा आता है कि बिना चश्मा लगा के चलने में मजा आता है, ये बताइए। चश्मा लगाने के बाद सुंदर भी थोड़ा दिखते होंगे, अच्छे अच्छे, है ना। और चश्मा कैसा, कौन सा चश्मा लगाते हैं। देखिए, जो लोग थोड़ा महंगा चश्मा खरीदने के शौकीन रखते होंगे, तो देखिए वो चश्मा वाले आदमी अपना पिक्चर सामने दिखा रहे हैं, है ना। तो जो चश्मा लगाते हैं, तो अगर आप फास्ट ट्रैक ये सब या फिर अच्छे दुकान में जाते होंगे
तो उसमें पूछता होगा कि पोलराइड चश्मा चाहिए कि अनपोलराइड चश्मा चाहिए। आप लोग अगर कोई चश्मा रखे हुए हैं उस तरह से सन ग्लास, तो आप बताइए कि उसमें पोलराइड ग्लास लिखा हुआ है? जो डब्बा लिए होंगे, बड़ा सा डब्बा में पोलराइड ग्लास लिखा रहता है। नो सर। सर नहीं 100 लिखा रहता है। रुपया वाला लिए हैं। नो सर, नो सर। 50 100 रुपए के लिया था। चश्मा में को 50। देखिए, जो चश्मा आप 3000 से ऊपर का खरीदिएगा तो उसमें लिखा रहेगा पोलराइड ग्लास, ठीक है। अब अभी मेरे पास था, लेकिन अभी हम यहाँ से दिखाएंगे तो आपको समझ में कैसे आएगा, है ना। रुकिए 1 मिनट में दिखाता हूँ, 1 मिनट मिल गया, यहीं पर रखा हुआ है। एक मिनट आपको दिखा रहे हैं, देखिए। देखिए मेरे चश्मा ये खरीदा हुआ है। अब आपको चश्मा नहीं दिख रहा होगा। देखिए ये पोलराइड लिखा हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा शाइनिंग करेगा। देखिए ये पोलराइड इस पर लिखा हुआ होगा, देख लीजिए, आ रहा है लिखा हुआ। देखिए ये लाइट चमक रहा होगा, ये पोलर है ना। इसके ढक्कन पर भी लिखा हुआ है, और इसके अंदर देखिए चश्मा पहनिए ना। देखिए इस पर भी पोलराइड ग्लास लिखा रहता है, लेकिन वो ऐसे दिखेगा नहीं। इसको लगाने के बाद इसमें दिखता है कि पोलराइड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ होगा, आपको दिखेगा नहीं शायद, इसमें कैमरा में नहीं दिख पाएगा, है ना। सर पहन के दिखाइए ना। पहन के देख, हाँ यहाँ देखिए दिख रहा है, अच्छा से लिखा हुआ पोलराइड। अब दिख रहा होगा आप लोग को, है ना। तो इसमें देखिए, इसमें ये जो है ना, यहाँ पर एक चमकीला चीज दिया हुआ है, ठीक है। ये वाला चमकीला, ये वाला में आपको पोलराइड लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन चश्मा ला के देखिएगा तो पोलराइड। तो ये पहचान का तरीका है कि पोलराइड ग्लास से ही वो उसमें लिखा दिखेगा पोलराइड। अगर हम इसको इसको लगा लेते हैं तो उसमें भी पोलराइड लिखा हुआ दिखता है, और नहीं लगा के देखिए तो इसमें पोलराइड, ये जो व्हाइट जो है ना, इसमें पोलराइड नहीं दिखता है। तो पोलराइड ग्लास क्या होता है, पोलराइड चश्मा क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, इन्हीं सभी चीजों को समझना है। लगा के दिखाएंगे कभी, टेंशन मत लीजिए अभी, है ना। ये चश्मा कितना पुराना है जो आपको बताएंगे तो आपको हंसी आएगा, इसलिए नहीं बताएंगे, ठीक है। मेरे कॉलेज के लाइफ का चश्मा है, अभी तक वो चल रहा है ना। उस समय का 3000 का था, अब तो ज्यादा हम देता होगा, पता नहीं कितना हम देता होगा, ठीक है। तो देखिए, तो पोलराइड ग्लास क्या करता है वो समझ लीजिए। देखिए पोलराइजेशन, और पहले पोलराइजेशन समझ लीजिए, उसके बाद हम इसकी डिस्कशन फिर से एक बार कर लेंगे, है ना। पोलराइजेशन होता आखिर क्या है। देखिए, आप जो लाइट आ रहा है ना, वेव ऑप्टिक्स में जो लाइट ये पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा उसके इंटरनल फिनोमेना को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बाहर से आपको नहीं दिखेगा। जो लाइट आ रहा है ना, जो लाइट आपका आ रहा है, जो भी लाइट आ रहा है, चाहे सन से आ रहा हो, चाहे आपका कार के हेडलाइट से आ रहा हो, आपका मरकरी से आ रहा हो, जो भी लाइट आ रहा हो, है ना। तो लाइट जो आता है ना, तो उस लाइट में दो प्रॉपर्टीज होता है। अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इधर है, मतलब इसको अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को जेड एक्सिस मानते हैं, मैं जेड एक्सिस मान रहा हूं इसको, तो यहाँ पर ये जो है आपका, इसको मैं बाई एक्सिस मान ले रहा हूँ, ये बाई एक्सिस है। और ये जो है आपका, इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं, जो तिरछा वाला है। तो यहाँ पर जो बात हम समझाने वाले हैं उसको समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यदि इधर है, देख लीजिए ध्यान से, और एक वेक्टर इधर है, देख लीजिए ध्यान से। तो एक बात समझ लीजिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है, और तब डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव इधर है, सी स्पीड ऑफ लाइट जिसको कहते हैं, ये भी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है। ये तीन वेक्टर है, तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, पहले ये बात समझ लीजिए। यानी लाइट जो आ रहा है आपके मरकरी से, कहीं से भी लाइट का जो ऑरिजिन हो रहा है ना, लाइट के साथ तीन चीज निकलता है। एक तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज का प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेट का प्रॉपर्टीज है, और स्पीड ऑफ लाइट। तीनों हमेशा हर हाल में एक दूसरे पे 90 डिग्री पर होता है, अलग अलग एक्सिस में होता है, वही दिखा रहे हैं, और हम सही पिक्चर दिखाए हैं।
और आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव निकालने का जो टेक्निक होता है, ये ऐसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चैप्टर है फर्स्ट बुक का सबसे लास्ट चैप्टर, उसमें पढ़ाएंगे। तो ई क्रॉस बी जो होता है ना, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताता है। इक्वल टू होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, ये फार्मूला होता है वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो देखिए हम यहाँ पर एकदम सही से दिखाए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में है। तो वेक्टर आपको याद है आई क्रॉस जे क्या होता है, के। आई क्रॉस जे क्या होता है, के। तो डायरेक्शन ऑफ स्पीड क्या है, के में नहीं है, जेड एक्सिस में नहीं है। आप ऐसा नहीं हम अपने मन से मान लिए हैं, इस फेनोमेना के आधार पर दिखाए हैं। यानी कि अब यहाँ दिखा रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे परपेंडिकुलरली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो ऑसिलेट करेगा उस तरह से ऐसे ऑसिलेट करेगा। ये थोड़ा तिरछा इधर की ओर जाएगा ऐसे, मतलब इधर से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ये आपको शार्प नहीं होगा, साइनोसॉइडल नहीं होगा। क्या होगा, साइनोसॉइडल नहीं होगा हर हाल में। यानी कि एक बात समझ लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको स्पीड ऑफ लाइट के लाइन पर इसी तरह से दोनों एक दूसरे पर वाइब्रेट करता है। यानी कि देखिए ये 3D पिक्चर को 2D में दिखाए हुआ ऐसा इसलिए दिख रहा है। अब देखिए ये डायरेक्शन ऑफ वेव है, रेड कलर सॉरी ब्लैक पेन जो है जेड एक्सिस है, डायरेक्शन ऑफ वेव है। तो रेड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे है, देख लीजिए ध्यान से। या जेड एक्सिस आपको ऊपर समझ में आता है तो जेड एक्सिस को ऊपर मान लीजिए, और इसको अगर एक्स मानते हैं तो एक्स की तरफ कौन रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बाई की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ये आप देखिए वेव अगर यहाँ गया, वेव अगर यहाँ आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। देख लीजिए ध्यान से, बात समझिए। वेव कहीं पर भी हो, जेड एक्सिस में वेव प्रोपगेट कर रहा है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में ऑसिलेट करते नजर आएगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है बाई एक्सिस के लॉन्ग वाइब्रेशन करेगा। यानी कि तब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, यहां से ऐसे जाएगा, वेव बनाते ऊपर की ओर भागेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेव बनाएगा, इस तरह से साइनोसॉइडल बना के आगे बढ़ेगा सारा, और तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। अब एक बात और आपसे पूछना चाहते हैं, यानी कि लाइट में 3 प्रॉपर्टीज हो गया, आपका स्पीड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। फॉर विजन देखने में कौन हेल्प करवाता है, यानी कि बिना लाइट के तो अंधेरे में आप कुछ देख ही नहीं पाते हैं, है ना, इतना सुंदर चेहरा नहीं देख पाइएगा, बड़ा अजीब लगता होगा। तो लाइट आपको दिखाता है। तो लाइट का कौन सा प्रॉपर्टी है जो हमको विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है, क्या तीनों, कोई दो, कोई एक? आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड और आपका स्पीड ऑफ लाइट विजुअलाइजेशन में हेल्प नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड विजुअलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, तो थोड़ा बायोलॉजी वाले को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, ऐसे सब लोग को समझ में आ जाएगा। आप बताइए, रेटिना पर लाइट जाएगा तभी आप विजुअलाइजेशन में आपको हेल्प होता है। तो रेटिना पर जब लाइट जाएगा, कहाँ, रेटिना पर जब लाइट जाएगा तो क्या होगा, क्या फिनोमेना होता है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। रेटिना पर जब लाइट जाता है तो क्या फिनोमेना होता है, तो उसमें रॉड सेल्स होते हैं और कोन सेल्स होते हैं। ये बात पता होगा बहुत लोगों को, रॉड सेल्स और कोन सेल्स होता है। तो रॉड सेल्स है जो इंटेंसिटी यानी इफेक्ट को पहचानता है, और कोन सेल्स कलर को पहचानता है ना। तो इंटेंसिटी को ये पहचानता कैसे हो उसको समझिए। देखिए सेल्स जो होते हैं इस तरह से अरेंज होता है आपका, ये सेल है ऐसे, मान लीजिए रॉड सेल इस तरह से अरेंज है आपका, कहाँ, रेटिना पर अरेंज है। अब लाइट अगर ऐसे जाएगा, लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे तिरछा, लाइट इसमें सीधा पार कर गया, आपको लाइट मान लिया कि पहुंच गया, इस रॉड सेल को पार करते हुए चला गया। अब ये इंटेंसिटी को डिटेक्ट कैसे करता है, तो देखिए ऐसे बायोलॉजी वाले सब जानते होंगे कि नर्वस सिस्टम में सोडियम पंप, पोटासियम पंप, क्या क्या चलता है, आप लोगों को पता है कुछ? है पता?
चलिए प्रियांशी, आप तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, आप बताइए। रॉड सेल आते, पोटासियम और सोडियम पंप सब याद है, कुछ पढ़े हैं उसमें कैसे चलता है Yes, जो? sir. Yes, sir. अब वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है वो जब पंप चलता है तो, और कंटिन्यूअसली चलते रहता है वो। तो अब यहाँ पर देखिए उसी फिनोमेना को ये इनहांस करवाता है कैसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको देखिए बहुत सारा चीज, अभी यही सब तो दिक्कत होता है बहुत सारा प्रॉपर्टी समझने में। इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी अभी आपको पता नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज की ओर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में जो पॉजिटिव आयन होगा उसको अपनी तरफ लेके भागेगा, और नेगेटिव आयन को उल्टा लेके भागता है। अगर लाइट वेव यहां से पार कर गया और जिस समय पार किया उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था, और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर था एक बार, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, फिर इधर होगा, ये रिवर्स करते रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करते रहता है ईच एंड एवरी सेकेंड। इसकी फ्रीक्वेंसी लाइट का जो हम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी होता है 10⁻15 हर्ट्ज। बाप रे बाप, कितना बड़ा फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में इतना बार ऑसिलेशन मारता है ये, 10⁻15 बार ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे। आप सोच सकते हैं कितना हाई फ्रीक्वेंसी है ये। अब इस फ्रीक्वेंसी के फेर में आपके रॉड सोल्स के अंदर जो आयंस होंगे, तो आपका पॉजिटिव आयन भी होगा, नेगेटिव भी आयन होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ये सेपरेट कर जाता है। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तब पॉजिटिव इधर और नेगेटिव इधर सेपरेट कर गया। लाइट गया तो चार्ज को सेपरेट कर दिया, फट से चार्ज सेपरेट हो गया। और जैसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैरी करते रहता है मैक्सिमम टू जीरो, और मैक्सिमम मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जब चलता है तो मैक्सिमम टू जीरो इस तरह से ऑसिलेट करते रहता है। तो मैक्सिमम आया तो चार्ज मैक्सिमम सेपरेट कर गया, और अगले ही पल पोटेंशियल इसका आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, इंटेंसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो गया। तो एक बार चार्ज ये सेपरेट कर दिया, आप फिर चार्ज सेपरेट नहीं किया, तो चार्ज सेपरेट किया तो वोल्टेज डेवलप हो गया इस रॉड सेल में, वोल्टेज डेवलप हो गया। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पर फिर वोल्टेज डाउन होगा, तब वोल्टेज बढ़ना और घटने से करंट पैदा होता है, और वही करंट आपको सेंसेशन में हेल्प करता है, और जो कि इमेज में है ना। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमको सेंसेशन में हेल्प करता है। और पोलराइज्ड वेव और अनपोलराइज्ड वेव क्या होता है, तो पोलराइज्ड वेव में अगले क्लास में पढ़ाएंगे, अब तो मीटिंग भी इंड होने वाला होगा 1 मिनट में, है ना। बाकी अगले क्लास में हम बताएंगे। फिर पोलराइज्ड वेव में क्या होता है ना, पोलराइज्ड वेव हो जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन में रखता है, चेंज नहीं करता है। जबकि अनपोलराइज्ड वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ ऑसिलेट करते रहता है। तो अनपोलराइज्ड वेव में चारों तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगा, मान लीजिए वेव चारों तरफ ऑसिलेट कर गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो चार्ज को सेपरेट होने नहीं देगा, चार्ज को कंफ्यूज कर देगा। अब सोच लीजिए इलेक्ट्रोलाइसिस आप समझते होंगे, अगर केमिस्ट्री में पढ़ चुके होंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते होंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताइए कौन से करंट से होता है, एसी करंट की डीसी की दोनों, कोई तो बोलिए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है एसी करंट से होता है कि डीसी से होता है कि दोनों से होता है? AC से. डीसी से। डीसी से। Sir, DC. ओनली डीसी। एसी में वो कंफ्यूज कर जाएगा आपको 2 प्लेट रहता है ना। देखिए आप लोग फिगर वो ना देखते हैं अच्छा से ध्यान से, उस ऊपर बैटिक एगो लगाया रहता था, याद कीजिए कि बैटिक एसी का सिंबल है, डीसी का सिंबल है। आप जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पिक्चर भी देखे होंगे, कहीं ना कहीं जरूर देखे होंगे बुक में, तो आप बताइए कि इसमें एक पॉजिटिव प्लेट ऐसे लगाया जाता था, तो डीसी क्यों लगाया जाता है? क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के निगेटिव की ओर जाता है, और इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन रहेगा ना, तब पॉजिटिव आयन कहाँ, कैथोड पर आकर के सेटल डाउन हो जाएगा। इसलिए आप लोग रटते हैं वहां पर और हम समझते हैं। आप याद कीजिए क्या रटे होंगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पर, एनोड पर होता है कि कैथोड पर होता है? नेगेटिव प्लेट पर कि पॉजिटिव प्लेट पर, ही बताइए। तो देखिए यहां पर आएगा पॉजिटिव आयन। अगर आपको सोना का पानी चढ़ाना हो तो AgNO3 या जो भी है, आप गोल्ड वाला एक सॉल्यूशन ले लीजिए और यहाँ पर लोहा का रॉड डाल दीजिए, या किसका, स्टील का। अब ये Ag जो है, सॉरी गोल्ड जो है आकर के यहाँ पर आके धीरे धीरे क्या होगा, सेटल डाउन होने लगेगा।